Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today's we are discuss about लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है, जिसको अपन शॉर्ट में LBW कहेंगे। अब इसके बारे में नॉर्मल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। तो एवरेज बर्थ वेट ऑफ बेबी इन इंडिया इज़ 2800 to 3000 ग्राम, ठीक है। इन इंडिया में अगर बात करें तो कितनी होती है, नॉर्मल बेबी का वेट कितना होता है 2.8 to 3 kg होता है। लेकिन इन जनरल की बात करें तब कब से कब तक का कंसिडर किया जाता है, 2.5 to 3.9 का अगर बेबी रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल बेबी, ठीक है। लो बर्थ का मतलब क्या होता है कि बर्थ वेट इतना होता है, लेकिन इससे कम होगा तो उसे क्या बोलेंगे अपन, लो बर्थ वेट बेबी बोलेंगे, ठीक है। अगर लेस देन 2.5 kg अगर बेबी का वेट रहेगा, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है। अब ग्लोबली जितने भी बेबी बर्थ होते हैं, ठीक है, एवरी ईयर, मतलब अगर अपन 1 ईयर का डाटा लेते हैं तो उसमें से क्या होता है कि जो 18 मिलियन बेबीज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, लो बर्थ वेट बेबी होते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में अगर बात करें अपन कि 14 जो नॉर्मली 100% मान लो कि बेबी का बर्थ हुआ है, जिसमें से क्या हुआ, मतलब एक डाटा लेते हैं जिसमें 80% जो बेबी होते हैं वो क्या होते हैं, बेबी लाइव होते हैं। लेकिन कुछ बेबी क्या होते हैं, वो बर्थ के बाद या फिर आप बिफोर बर्थ कुछ ना कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। लेकिन उसमें क्या करते हैं अपन, 80% में से 100% लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो 14% जो बेबी होते हैं वो क्या होते हैं, LBW होते हैं, और जो बाकी के जो बेबी होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो 14% ऑफ टोटल लाइव बर्थ, ये क्या होते हैं, 14% ऑफ टोटल लाइव बर्थ होती है, जिसमें से 60 to 80% जो बेबीज़ होते हैं। अब ये जो 14% है, ठीक है, अब इस 14% को 100% लेंगे और इसमें से जो 60 to 80% जो बेबी होते हैं, ठीक है, 20% क्या कर जाते हैं, उसकी प्रोग्नोसिस वेल होती है या गुड प्रोग्नोसिस होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, वो रिकवर कर जाते हैं। लेकिन कुछ बेबीज़ ऐसे होते हैं जो कि उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, वो डाई हो जाते हैं, ठीक है। तो जो नियोनेटल डेथ, नियोनेटल का मतलब क्या होता है, अपनी जो पीरियड्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 0 to 28 डेज तक का जो बेबी होता है उसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, नियोनेट बोलेंगे, ठीक है। और 28 to 1 ईयर का 1 ईयर के बेबी को अपन क्या बोलेंगे, इन्फेंट बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ बेबी जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो मतलब जो नियोनेटल डेथ में अगर बात करें 0 to 28 डेज के अंदर ही 60 to 80% डाई हो जाते हैं, जिसको नियोनेटल डेथ कहेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन बर्थ वेट इज लेस देन 2.5 kg रिगार्डलेस ऑफ गेस्टेशन एज नोन एज LBW। इसमें क्या बोला है कि इससे वो सारे बेबी जिसका बर्थ वेट क्या होगा, लेस देन 2.5 kg होगा, ठीक है, उसमें अपन गेस्टेशन एज को अभी कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ गेस्टेशन एज इज नोन एज LBW, ठीक है। इसमें क्या किया गया कि गेस्टेशन एज जो रहती है, गेस्टेशन एज कितनी होती है, जैसा कि मैं अपन ने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि 37 वीक टू 42 वीक को अपन क्या बोलेंगे, गेस्टेशन एज होती है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होता है कि अगर इससे पहले बेबी बर्थ हो जाता है तो वो क्या कर जाता है, रिकवर कर जाता है, उसको क्या वेंटिलेट पे रख के या फिर ऑक्सीजनेट करके या फिर बहुत सारे जो भी प्रोसीजर्स के थ्रू क्या करते हैं, उनको लाइव करवा लेते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि इसमें नॉर्मली अपन कंसिडर ये नहीं करेंगे भले उसका गेस्टेशन एज कुछ भी हो, लेकिन उसका अगर बर्थ वेट 2.5 kg रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, LBW। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि लो रिफर्स टू लो लेस देन, एंड बर्थ वेट जो होता है क्या होता है, बर्थ वेट नॉर्मली होना चाहिए 2.5 to 3.9 kg। लेकिन उसमें क्या होता है कि लो बर्थ वेट बेबी जो होता है उसका वेट कितना होता है, 2.5 kg, लेस देन 2.5 kg, ठीक है। इसको भी क्लासीफाई किया गया है, डिफरेंट क्लासों में क्लासीफाई किया गया है, जिसको लो बर्थ वेट बेबी बोलेंगे, जिसका क्या होता है, वेट कितना होता है, लेस देन 2.5 kg। अब वेरी लो बर्थ वेट बेबी जिसका वेट कितना होता है, मतलब इसमें क्या होगा, अपन कहाँ से कहाँ तक का लेंगे, 1.5 to 2.5 kg, ठीक है, इतना होता है, ठीक है। और 1000 टू या फिर 1.5 kg, ठीक है, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन, 1.6 to 2.5 kg, ठीक है। और इसमें कितना होगा वजन, इसका जो वेट रहेगा वो 1 kg to 1.5 kg इसका बर्थ वेट रहेगा। और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी की बात करें तो उसका वेट कितना रहेगा, लेस देन 1000 ग्राम, ठीक है, या 1 kg उसका
टोटल बॉडी वेट रहेगा, ठीक है। तो इसको 3 क्लासों में क्लासीफाई किया गया है। एक नॉर्मल जो लो बर्थ वेट बेबी होता है जिसका वेट कितना होता है 1.6 kg टू 2.5 kg होता है। वेरी लो बर्थ मतलब इसमें क्या होता है कि जो बर्थ वेट होता है वो और ज़्यादा कम हो जाता है, जो कि कितना होता है 1 kg टू 1.5 kg। या फिर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी जो होते हैं उनका बर्थ वेट कितना होता है लेस देन 1000 ग्राम, ठीक है। देन इसके कॉजेज़ को डिस्कस करते हैं। कॉजेज़ के अकॉर्डिंग ही इसको क्लासीफाई किया गया है। कॉजेस में अपन कॉजेस के अकॉर्डिंग इसको 2 क्लासों में क्लासीफाई करेंगे, प्रीटर्म बेबी और IUGR। IUGR को अपन क्या बोलते हैं स्मॉल फॉर डेड बेबी भी बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रीटर्म की बात करें। नॉर्मली अगर इसके लिए 3 टर्म को समझना जरूरी है कि नॉर्मल जो गेस्टेशन एज होती है, गेस्टेशन एज कितनी होती है 37 वीक टू 42 वीक होती है, ठीक है, ये नॉर्मल होती है। लेकिन अगर ये क्या होता है कि अगर ये जो फेज़ होती है या फिर ये पीरियड होता है इसके दौरान अगर बेबी का बर्थ होता है तो उसे क्या बोलते हैं टर्म बेबी। और अगर 37 लेस देन 37 वीक के पहले ही अगर बेबी का बर्थ हो गया तो उसे क्या बोलेंगे प्री टर्म बेबी। और अगर 42 वीक के बाद अगर बेबी का बर्थ होता है तो उसे क्या बोलेंगे पोस्ट टर्म बेबी, ठीक है। तो इसको 3 क्लासों में क्लासीफाई किया गया है। तो इसमें क्या बात करेंगे ये प्री टर्म बेबी। प्री टर्म बेबी का मतलब क्या होता है कि जिसकी गेस्टेशन एज क्या होती है 37 वीक के मतलब क्या होता है कि बोर्न बिफोर 37 वीक, 37 वीक के पहले अगर बर्थ हो जाता है तो उसे प्री टर्म बेबी बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें अपन इसको इंक्लूड करेंगे। तो बोर्न बिफोर 37 वीक एंड बेबी हैज़ लेस टाइम टू ग्रो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 37 टू 42 वीक के अंदर अगर बेबी का बर्थ हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो भी डेवलपमेंट होना होता है फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, जितना भी डेवलपमेंट होना होता है वो मदर की वुम्ब में हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बेबी पहले ही बर्थ कर जाता है तो जिसकी वजह से बहुत सारी फिजियोलॉजी का चेंजेस जो होते हैं वो नहीं हो पाते, जिसकी वजह से क्या देखने मिलता है ये बेबी जो होते हैं बहुत वीक होते हैं और बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ होती है जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब IUGR का फुल फॉर्म क्या है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इसको क्या अनदर नेम क्या है स्मॉल फॉर डेड, ठीक है। तो IUGR इज नेम रिफर्स इंट्रा रिफर्स टू इनसाइड, यूटेराइन रिफर्स टू यूटेरस, ग्रोथ रिटार्डेशन का मतलब क्या है जो नॉर्मल ग्रोथ इसकी क्या हुई अफेक्ट हो गई। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है कम होना, ठीक है, या फिर रिटार्ड होना। तो बेबी ग्रो स्लोली इनसाइड द वूम। इसमें क्या होता है कि ग्रोथ जो रहती है वो क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है, या फिर ग्रोथ डिक्रीज होने की वजह से क्या करता है कि वूम के अंदर वो इफेक्टिवली ग्रो नहीं कर पाता है। तो अपन फर्स्ट किसकी बात करेंगे IUGR की, एंड देन नेक्स्ट अपन किसकी बात करेंगे प्रीटर्म की। तो IUGR क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो IUGR का अनदर नाम क्या है स्मॉल फॉर डेड, ठीक है। IUGR का फुल फॉर्म है इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन की बात करें तो IUGR इज डिफाइंड एज अ बर्थ वेट ऑफ लेस देन 10th परसेंटाइल फॉर द गेस्टेशन एज एंड IUGR कैन बी प्रीटर्म, टर्म और पोस्टर्म। अब इसमें क्या बात की गई है, जैसे कि अपन 1 डे में इसको समझने के लिए एक चीज़ को समझना जरूरी है जो कि अभी समझा रही हूँ, ठीक है। तो 1 डे में अगर अपन कैलकुलेट करते हैं कि टोटल 100 बेबी ने बर्थ लिया है, ठीक है, मैं अज्यूम करवा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे अपन बेबीज़ को उस रो में रखेंगे कि मतलब जो बेबी के जो वेट होता है वेट बढ़ता हुआ होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या करेंगे इधर क्या होगा वेट कम होगा एंड देन इधर क्या होगा आगे जाएंगे तो अपन वेट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं अपन फर्स्ट पे सबसे कम वेट वाले बेबी को रखें, एंड देन सेकेंड पे अपन उससे थोड़े ज़्यादा वेट वाले बेबी को, एंड देन थर्ड पे अपन क्या करेंगे ऐसे रखेंगे कि कम वेट बेबी से ज़्यादा वेट वाले बेबी को रखेंगे। तो जो स्टार्टिंग के जो 10 बेबी होते हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग के जो 10 बेबी होते हैं उनका बर्थ वेट क्या होता है बहुत कम होता है। मतलब जो लेस देन जो 11 12 13 14 15 जो नंबर होते हैं उससे इनका बर्थ वेट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि जैसे कि जो नॉर्मली बर्थ वेट जो होता है इनका क्या होता है कम होता है, इसीलिए इसको क्या बोला है 10th परसेंटाइल। तो IUGR इज डिफाइंड एज द बर्थ वेट ऑफ लेस देन 10th परसेंटाइल फॉर द गेस्टेशन एज। गेस्टेशन एज क्या होती है कि इसमें गेस्टेशन एज को अपन गेस्टेशन एज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि नॉर्मल जैसे फॉर एग्जांपल एक और चीज़ समझते हैं अपन
कि 32 वीक ऑफ गेस्टेशन पे क्या होता है, नॉर्मल कितनी होती है 1 kg टू 1.8 kg। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल इसका वेट होता है। ठीक है, कौन से वीक पे, 32 वीक पर। अगर अपन स्कैन करेंगे, स्कैनिंग के थ्रू पता चलेगा कि इसका बर्थ वेट क्या होता है, नॉर्मली इतना होता है। ठीक है, ये नॉर्मल 32 वीक ऑफ गेस्टेशन की बात करिए। ठीक है, पर इसमें क्या होता है कि ऐसे बेबीज़ जो होते हैं उनमें क्या होता है, बेबी का वेट जो रहता है वो लेस देन 1 kg होता है। ठीक है, मतलब उसमें क्या होता है, ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होती है, जिसकी वजह से उनका वेट भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ होता है। ठीक है, तो यही बोला गया है कि 10th परसेंटाइल फॉर द गेस्टेशन एज IUGR। इसमें क्या होता है, बेबी जो होते हैं प्री टर्म भी हो सकते हैं, टर्म भी हो सकते हैं, पोस्ट टर्म भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अपन ने प्री टर्म की एज कितनी देखी थी, अगर बेबी बोर्न बिफोर द एज ऑफ 37 गेस्टेशन, 37 वीक के पहले अगर बेबी का बर्थ हो जाता है उसे तो प्रीटर्म बोलेंगे। एंड देन 37 टू 42 वीक के बीच में अगर बेबी बर्थ होता है उसे टर्म बेबी बोलेंगे। और पोस्टनेटल वो होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, बेबी जो रहता है वो आफ्टर 42 वीक गेस्टेशन में बर्थ होता है। ठीक है, एंड देन इसको क्लासीफाई किया गया है सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल एंड मिक्स्ड। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं अपन सिमेट्रिकल IUGR। सिमेट्रिकल IUGR का मतलब क्या होता है कि जो बेबी की बॉडी होती है, ठीक है, इसकी सिमेट्री क्या होगी, सेम होगी। मतलब अगर इधर की साइड कोई इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, अगर इधर की साइड अगर फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं तो ये क्या होगा, इधर भी रहेगा। मतलब क्या होगी, पूरी बॉडी सेम रहेगी। ठीक है, हाथ पैर जैसे कि वन साइडेड बॉडी पार्ट होता है वो अदर साइडेड ऑफ बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग सेम रहेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम इन सेल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्या होता है जो सेल डिवीजन होती है उनमें प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बेबी माल नरिश्ड हो जाता है। तो इसमें ये जो रहता है ये क्या होता है, अर्ली इन ऑनसेट होता है, अर्ली ऑनसेट होता है। ठीक है, जो बेबी फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में अपन को क्या देखने को, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपन को आइसिमेट्रिकल IUGR देखने को मिलेगा। जैसे कि इसमें अपन ने देखा है कि सिमेट्रिकल जो होता है उसमें क्या होती है, पूरी बॉडी अफेक्ट होती है। पूरी बॉडी के अफेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि इसमें पुअर प्रोग्नोसिस होता है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी को वापस से रिकवर करना होता है, जिसकी वजह से इसका प्रोग्नोसिस क्या होता है, पुअर होता है। अब प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ रिकवरी, कि मतलब कितनी देर में वो रिकवर हो जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिकवरी। तो इसका जो रिकवरी होता है वो क्या होता है, पुअर होता है, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी अफेक्ट होती है। पूरी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए टाइम लगता है। अभी अगर पूरी बॉडी के अंदर सेल डिवीज़न अफेक्ट हुआ है तो उसकी वजह से क्या चाइल्ड के अंदर क्या देखने को मिलेगा, माल न्यूट्रिशन या माल नरिश्ड चाइल्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है, असिमेट्रिकल जो IUGR होता है, ठीक है, लिस्ट टू उसमें क्या बोला था, सेल डिवीजन की वजह से हो रहा था, लेकिन इसमें असिमेट्रिकल में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ सेल रहेगा इसमें अफेक्ट रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सेल इसमें क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। लीड्स टू रिडक्शन इन नंबर ऑफ सेल, बेबी सेल। अब इसमें क्या होगा कि बेबी सेल जो रहती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये क्या होता है, असिमेट्रिकल होता है। इसमें क्या होता है कि जो बेबी का मान लो कि बेबी का जो हेड होता है और बेबी का जो एब्डोमेन होता है, इसमें क्या होता है कि एब्डोमेन इसमें कभी बड़ा हो जाएगा या फिर हेड का साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, इसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती है। तो लीड्स टू रिडक्शन इन नंबर ऑफ सेल, बेबी सेल। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें अर्ली प्रोग्नोसिस देखने मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है उसकी रिकवरी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि उसी को रिकवर करने के लिए बॉडी क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को पहुँचाएगी, जिससे कि उसकी रिकवरी आसान हो जाए। लेट इन ऑनसेट मतलब ये क्या होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर अपन को ये देखने को मिलता है। और मिक्स्ड इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल और सेल डिवीजन इसमें दोनों अफेक्ट होते हैं। इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं देखते हैं। तो फर्स्ट है क्रोनिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर लाइक किसी को डाउन सिंड्रोम हो गया है, टर्नर सिंड्रोम हो गया है, या फिर इनकी वजह से क्या देखने को मिलता है अपन को, IUGR। क्योंकि जो ट्राइसोमी 21, जैसे कि एग्जांपल अपन बात करते हैं डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बेबी के फंक्शन, बॉडी फंक्शन अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है अपन को, IUGR। कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ लाइक हार्ट डिसीज़ हो गई, किडनी डिसीज़ हो गई, तो इनकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, IUGR। क्रोनिक फिटल डिस्ट्रेस। ठीक है, अगर बेबी को क्या है, वुम्ब के अंदर बेबी है, ठीक है, उसको क्या हो रहा है, मतलब
फ्रिक्वेंटली ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है या फिर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा, बेबी को एस्फाइक्सिया होगा, वो जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर नेक्रोटिक जो भी नेक्रोटिक कंडीशन डेवलप होगी या फिर वहाँ की जो सेल्स रहेगी वो क्या होने लग जाएगी, डेड या डैमेज होने लग जाएगी, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा अपन को, IUGR, या फिर वहाँ की जो सेल्स होती है वो क्या होने लग जाती है, जैसा कि अपन ने पढ़ा है कि इसमें सेल नंबर ऑफ सेल और जो डिवीजन जो रहता है वो अफेक्ट होता है, ठीक है, सेल डिवीजन रहता है वो अफेक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर क्रोनिक फिटल डिस्ट्रेस है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से क्या होगी, सेल डैमेज होगी, और सेल डैमेज होगी तो IUGR होने के चांसेस होंगे, ठीक है। अब टॉर्च सिंड्रोम, अब टॉर्च सिंड्रोम में क्या होता है कि टॉर्च में किसका इन्फेक्शन होता है, TORCH, टी रिफर्स टू टोक्सोप्लाज्मोसिस, क्या होता है, टोक्सोप्लाज्मोसिस, और रिफर्स टू अदर, जैसे कि हेपेटाइटिस बी हो गया, HIV, ये वाले हो, ठीक है। एंड देन R रिफर्स टू रूबेला, और C रिफर्स टू साइटोमेगाली वायरस, ये इसको CMV बोलेंगे, ठीक है। एंड H रिफर्स टू HIV भी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B, ठीक है। अब ये टॉर्च इन्फेक्शन जो होता है वो क्या कॉज करता है, इन्फेक्शन की वजह से इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है, अपनी इम्यून सिस्टम जो रहता है वो स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है, बार बार इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो अब जो अपनी बॉडी जो रहेगी, ठीक है, वहाँ पे बॉडी में इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन होने की वजह से सेल डैमेज होती है। अब सेल डैमेज हो रही है तो क्या होगा, ग्रोथ, बेबी की ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, ग्रोथ क्या होगी, अफेक्टेड होगी। तो ग्रोथ अफेक्ट हुई तो इसकी वजह से क्या होगा, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। देन मल्टीपल प्रेगनेंसी, अब मल्टीपल प्रेगनेंसी, अब मान लो कि मदर जो रहती है प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। अब प्रेगनेंसी अगर बार बार हुए जा रही तो मदर जो रहती है वो क्या हो जाती है, वीक होती है, ठीक है, वीक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नेक्स्ट बेबी या फिर नेक्स्ट जो फिटस होता है उसको क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते। अगर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, बेबी प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ एब्सेंट रहेगी, ठीक है। एंड देन अपन बात करते हैं टेरेटोजेनिक ड्रग्स। टेरेटोजेनिक ड्रग्स कौन सी होती है, टेरेटो रिफर्स टू ऐसी ड्रग्स जो कि क्या करती है, बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, या फिर वहाँ पे क्या करती है, कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ को कॉज करती है, जैसे कि एंटी कन्वर्जन ड्रग्स होती है, जैसे कि अपन बोलते हैं कि वारफेरिन जो रहती है वो अब प्रेग्नेंट वूमन को नहीं देते, इसकी जगह हेपेरिन देते हैं। तो ये क्या होती है कि कुछ ड्रग्स होती है वो क्या करती है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो करती है। मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनोजेनेसिस होता है बच्चे के अंदर, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ठीक है। अगर उस टाइम पे वो ड्रग दे दी तो क्या करेगा, ऑर्गेनोजेनेसिस को अफेक्ट करेगा, या फिर उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है अपन को, कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज। एंड देन आयोनाइज्ड रेडिएशन। अब आयोनाइज्ड रेडिएशन कौन सी होती है, एक्स रेज, इसके अलावा गामा रेस और डिफरेंट टाइप ऑफ रेज होती है, ठीक है, यूवी रेस जो होती है वो कम हार्मफुल होती है, ठीक है। अब ये आयोनाइज्ड रेज होती है, क्या करती है, DNA को डैमेज करेगी। अगर DNA को डैमेज किया तो उसमें क्या होता है कि DNA के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसमें क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉपरली नहीं होगा। अब जैसे कि अपन को पता है कि प्रोटीन जो रहता है वो क्या रहता है, अपनी बॉडी के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प कराता है, या फिर बॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प कराता है, जिससे अपनी क्या बनती है, मसल्स बनती है और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो रहता है वो क्या करता है, बॉडी को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग की तरह वर्क करता है, जैसे कि सारे जो भी बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं उनको मेंटेन करने में हेल्प कराता है। लेकिन आयोनाइज्ड रेडिएशन के अगर कांटेक्ट में आ गए जिसकी वजह से DNA डैमेज हो गया तो प्रोटीन नहीं बनेगा तो बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी। अब इंसुलिन डेफिशिएंसी, इंसुलिन में क्या, इंसुलिन जो होता है वो बॉडी के लिए किस तरह वर्क करता है, इंसुलिन जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन की तरफ वर्क करता है। अब ग्रोथ हार्मोन की तरफ वर्क कैसे करेगा, कि जैसे कि ग्रोथ हार्मोन की तरफ वर्क कैसे करेगा, तो इसमें क्या होता है, अब ये क्या, इसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है कि इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है, सेल को सेंसिटिव बनाता है टू सेल को सेंसिटिव बनाता है, ठीक है, टू ग्लूकोज के लिए क्या करता है, सेल को सेंसिटिव करता है। अब ग्लूकोज जो रहता है वो क्या होता है, एक एनर्जी यूनिट की तरह वर्क करती है, ठीक है। अब अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या होता है
कि ग्रोथ हार्मोन नहीं बनेगा। अब ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहा तो सेल सेंसिटिव नहीं होगी, जिसकी वजह से सेल जो रहेगी वो ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पाएगी। अगर ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पाएगी तो एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस करेगी? एनर्जी जैसे कि क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। और वर्क जो ऑर्गन फॉर्मेशन में जो भी एनर्जी की नीड होती है, ठीक है, उसकी एनर्जी को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। लेकिन अब क्या होता है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो अगर इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो सेल सेंसिटिव नहीं होगी, और सेंसिटिव नहीं होगी तो क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन, बॉडी की ग्रोथ क्या होगी, अफेक्ट होगी, ठीक है। एंड देन पेंक्रियाटिक हाइपोप्लेशिया। अब पेंक्रियाज में क्या होता है, पेंक्रियाज के अंदर 3 टाइप की सेल होती है, ठीक है, अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा, और डिफरेंट टाइप की सेल होती है। लेकिन अपन इसमें क्या करते हैं, मेनली बीटा सेल जो रहती है वो क्या करती है, इंसुलिन को रिलीज करती है। अब अगेन जैसे कि अपन ने पिछली बार में बात करी कि इंसुलिन जो होता है ग्रोथ हार्मोन की तरह वर्क करता है, लेकिन अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो यही है कि अगर पेंक्रियाटिक हाइपोप्लेशिया, जैसे कि पेंक्रियास हाइपोप्लेशिया का मतलब क्या होता है, हाइपो जो रहता है वो क्या करता है, किसी के साइज को डिनोट करता है, ठीक है। तो उसका साइज क्या हो गया, हाइपो रिफर्स टू डिक्रीज, या फिर साइज क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। प्लेशिया क्या करता है, नंबर ऑफ सेल, मतलब पेंक्रियास के अंदर एडिक्वेट अमाउंट में नंबर ऑफ सेल नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्फा जो यूनिट रहेगी वो नहीं बन पाएगी, बीटा यूनिट नहीं बन पाएगी। अगर बीटा यूनिट नहीं बनी तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब इंसुलिन अगर डेफिशिएंसी हो गई तो एनर्जी प्रोडक्शन, जैसे कि अपन ने यहाँ पे डिस्कस क्या था कि इंसुलिन जो होता है ग्रोथ हार्मोन की तरह वर्क करता है, जो कि इंसुलिन जो सेल रहता है उसको क्या करता है, सेंसिटाइज करता है, उसको सेंसिटिव करता है टू ग्लूकोज, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि ये सेल है, अब सेल है, इसके ऊपर बहुत सारी ये रहती है, ठीक है, रिसेप्टर होते हैं। अब ये इंसुलिन जो रहता है वो ये रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो ओपनिंग चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो रहता है सेल के अंदर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आगे एनर्जी और एटीपीज का फॉर्मेशन होता है। एंड देन उसी एनर्जी और एटीपीज का यूज़ करके जो बॉडी रहती है वो फर्दर फॉर्मेशन और डेवलपमेंट में हेल्प करवाती, ठीक है। तो ये अपन ने कोजेस पढ़े, फिटल कोजेस, ठीक है। एंड देन अपन आगे डिस्कस करते हैं मेटरनल कोजेस। अब फिटल कोजेस का मतलब क्या था कि जो फिटस के अंदर खुद के अंदर डेवलप हो रहे थे वो से बोलेंगे अपन फिटल कोजेस। लेकिन बहुत सारे अब देखते हैं मेटरनल कोजेस कि मदर के अंदर क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ हो रही है, जिसकी वजह से ये सब कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया को क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया जो होता है उसमें ब्लड जो रहता है, ठीक है, ब्लड के अंदर क्या होती है, आरबीसी होती है। अब आरबीसी जो रहती है उसका फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को कैरी करती है, लेकिन इसमें आरबीसी जो रहती है वो क्या हो जाती है, सिक्कल शेप की हो जाती है, सिक्कल शेप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपरली वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो एबनॉर्मल आरबीसी हो जाती है जो कि ऑक्सीजन कैरिंग नहीं कर पाएगी। अगर सिक्कल शेप की मतलब कैसा होता है, इस टाइप की आरबीसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, इम्प्रॉपर ये जो रहती है इम्प्रॉपर ट्रांसपोर्ट कर, मतलब प्रॉपरली ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी ऑक्सीजन को। अगर मान लो कि बेबी का ग्रोथ हो रहा है, अब ग्रोथ के लिए क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। तो क्या होते हैं, वो प्रॉपर अमाउंट में बेबी को नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगी, बेबी के अंदर IUGR या फिर ग्रोथ जो रहेगी वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रोटीन यूरिक हाइपरटेंशन क्या होता है कि हाइपरटेंशन अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर का ब्लड प्रेशर राइज हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रॉपर अमाउंट में वही कि ब्लड का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से बेबी को ग्रोथ करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मेटरनल स्टारवेशन, अगर मदर स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म फास्टिंग, ठीक है। ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म फास्टिंग। अगर मदर लॉन्ग टर्म फास्टिंग कर रही है, फास्टिंग का मतलब अगर मदर प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं ले रही है तो उसमें क्या होगा, कैलोरी या फिर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अगर फास्टिंग कर रही है, अगर मदर लॉन्ग टर्म फास्टिंग कर रही है तो उसमें क्या होगा कि ग्लूकोज नहीं मतलब बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा, और ग्लूकोज की कमी की वजह से बेबी के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज या फिर फैटी एसिड या फिर क्या होते हैं अमीनो एसिड, ये नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बेबी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है। क्रोनिक मालन्यूट्रिशन का भी यही है कि अगर मदर प्रॉपर अमाउंट में फूड्स या फिर खाना नहीं खा रही है तो उसमें क्या होगा, बेबी के अंदर भी माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा।
हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि कहीं ऐसे पर्वत, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि जैसे कि पहाड़ों पे चढ़ जाना। अब पहाड़ पे चढ़ जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन का सेचुरेशन वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि नॉर्मल होता है, ठीक है, तो लो ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। अब मदर ब्लड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, इसमें क्या होता है कि मदर के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी। तो जैसे कि अपन ने देखा कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ग्रोथ रिटार्ड हो गई थी, तो ये वाली कंडीशन अपन को यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। शॉर्ट स्टेचर, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जो मदर होती है, ठीक है, मदर की हाइट छोटी है, ठीक है। अगर मदर की हाइट छोटी है तो उसका वुम्ब भी छोटा होगा। अब वुम्ब छोटा होगा मतलब क्या हो रहा है, प्रॉपर उसको शेप, मतलब बेबी को ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पा रही। अगर बेबी को प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाएगी तो जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा अपन को, उसकी ग्रोथ रिटार्ड देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यूटेरस ही नहीं है इतना बड़ा कि बेबी जो रहे वो अपनी फुल ग्रोथ कर पाए। तो उस कंडीशन में अपन को ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलता है, ठीक है। देन अपन प्लेसेंटल कोजेस की बात करते हैं। फर्स्ट अपन ने देखा था फिटल कोजेस, देन मेटरनल कोजेस एंड प्लेसेंटल कोजेस। अब प्लेसेंटल कोजेस में देखते हैं वेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़। अब सबसे पहले प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या करती है, ये बेबी है, ठीक है। अब बेबी को मदर के वूम्ब, ये बेबी है, ठीक है। अब ये क्या होता है, बेबी जो होता है वो एमनियोटिक सेक से प्रो कवर रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होती है कि ये जो रहता है ये प्लेसेंटा से अटैच होता है, ठीक है। प्लेसेंटा जो रहती है वो मदर और बेबी के बीच में प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर से अटैच रहती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, कोरियन, कोरियोनिक विलाई। अब कोरियोनिक विलाई का काम क्या होता है, कोरियोनिक विलाई जो होती है वो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, इसके अलावा एंडोक्राइन फंक्शन और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन को ये क्या करती है, एंडोक्राइन फंक्शन को रेगुलेट करती है। अब इसका मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को क्या करेगी, मदर से लेगी एंड देन प्लेसेंटा के थ्रू, अम्बिलिकल कोड के थ्रू क्या करेगी, बेबी को प्रोवाइड करेगी, ठीक है, जो कि यहाँ से बेबी से अटैच रहती है, ठीक है। एंडोक्राइन फंक्शन की तरह भी एक्ट करेगी, जो कि बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज़ करेगी। अब हार्मोन्स जो रहते हैं वो बॉडी के, जो मदर होती है उसके ब्लड में फिरते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो अम्बिलिकल कोड होती है, ठीक है, इसमें क्या होती है, वेसस होती है। वेसस कितनी होती है, एक वेन होती है, 1 वेन होती है एंड 2 आर्टरीज होती है। अगर इसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हो गई, या मान लो कि ये जो ब्लड वेसल्स होती है इसमें क्या हो गया, कोई ट्यूमर हो गया इसकी वजह से, या फिर यहाँ पे सेलुलाइटिस हो गया, तो इसकी वजह से अब ये जो रहती है क्या करती है, ये जो रहती है क्या करती है, ब्लड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कराती है, ठीक है, ब्लड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कराती है, ठीक है। अगर इसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ होती है तो उसकी वजह से अपन को क्या देखने को मिल सकता है, वेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से अगर ये रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट प्रॉपर्ली बेबी को नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलता है। डिक्रीज्ड प्लेसेंटल वेट, इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटल जो प्लेसेंटा की साइज़ इतनी नहीं है कि प्रॉपर्ली वो फूड एंड जो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को बेबी को दे सके, तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर सेलुलाइटिस की वजह से हो सकता है, ठीक है। से ट्यूमर, अगर यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, अगर इसमें किसी टाइप का ट्यूमर हो गया तो वो क्या करेगा, ब्लड के फ्लो होने में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो प्रॉपर्ली ब्लड नहीं पहुंच पाएगा बेबी को। अगर बेबी को ब्लड नहीं पहुंचा तो वही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ना मिलने की वजह से बेबी प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं कर पाएगा। प्लेसेंटल सेपरेशन, इसमें क्या होता है कि सडनली इसमें क्या होता है कि जो बेबी होता है, ठीक है, बेबी जो होता है प्लेसेंटा से सेपरेट हो जाता है। इसमें क्या होता है, प्रीमेच्योर सेपरेशन होता है। तो प्रीमेच्योर सेपरेशन और अचानक से सडन सेपरेट हो गया है, मतलब क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, बेबी को अचानक से जो रहेगा वो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है अपन को, मतलब प्रॉपर्ली अगर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो क्या देखने को मिलेगा अपन को, ग्रोथ उसकी अफेक्ट होगी। डिक्रीज्ड इन सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया कम होगा तो इसकी वजह से ब्लड और ये जो रहेगी ऑक्सीजन ये नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से अफेक्ट होगा। विलस प्लेसेंटाइटिस, इसमें क्या होता है, विलस प्लेसेंटाइटिस। अब जैसा कि अपन ने यहाँ पे देखा कि कोरियोनिक विलाई होती है, जो कि क्या करती है, मदर को और प्लेसेंटा को क्या करती है, अटैच करने में हेल्प कराती है, ठीक है, जो कि न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और एंडोक्राइन फंक्शन शो करती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या हो गया कि विलस प्लेसेंटाइटिस, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे किसी टाइप का इन्फ्लामेशन होने की वजह से सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को नहीं पहुंचा पाएगी, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा अपन को, बेबी की ग्रोथ
अफेक्टेड देखने को मिलेगी, ठीक है। देन अपन देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होते हैं या फिर साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं ऐसे बेबी के अंदर, ठीक है। तो बर्थ वेट जो रहेगा वो लेस देन 600 ग्राम रहेगा, ठीक है। बर्थ वेट जो रहेगा वो क्या होगा, लेस देन 600 ग्राम रहेगा। लेंथ जो रहेगी वो इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगी। और हेड सर्कमफेरेंस क्या होगा, रिलेटिवली लार्जर देन बॉडी। अब ये क्यों रहेगा कि जैसा कि अपन ने देखा कि इसमें जो रहता है इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। इनसफिशिएंट अगर ब्लड फ्लो रहे, देन इसको डिस्कस करते हैं कि हेड सर्कमफेरेंस रिलेटिवली लार्जर देन बॉडी। तो इसमें क्या होता है कि अगर बॉडी को जो फिटस होता है, ठीक है, फिटस को इनसफिशिएंट ब्लड जो रहता है वो सफिशिएंट अमाउंट में प्लेसेंटा के थ्रू नहीं मिल पाता है, ठीक है। ब्लड प्रॉपर्ली नहीं मिल पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करेगा, बेबी की जो बॉडी रहती है, ठीक है, बेबी की बॉडी जो रहती है वो क्या करती है, कंपनसेशन करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो कंपनसेट कैसे करेगी, तो कंपनसेट कैसे करेगी कि ये जो वाइटल्स जो वाइटल ऑर्गन होते हैं, ठीक है, वाइटल ऑर्गन को ज़्यादा ब्लड मिले, तो मोर रिच ऑफ ब्लड, ठीक है। और जो अदर ऑर्गन होते हैं, ठीक है, अगर वाइटल ऑर्गन को क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड मिले, ठीक है। तो अगर ब्लड मिलेगा तो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिलेंगे। अगर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिलेंगे तो ये क्या करेंगे, प्रॉपर्ली ग्रोथ करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मोर अमाउंट में ब्लड पहुँच रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वाइटल ऑर्गन जो रहे वो सही से डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। अगर ये तो प्रोसेस चल रही है, पर साथ में क्या होता है कि जो अदर्स जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि लाइक फेट हो गया, मसल, इनको क्या होता है प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता है। तो इसमें क्या होता है कि ब्रेन क्या है, एक वाइटल ऑर्गन है, तो उसको तो नॉर्मली ब्लड मिला होगा जो कि नॉर्मली अपना फंक्शन करता ही है। पर जो अदर जो जैसे कि अदर ऑर्गन को बनाने के लिए क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, फेट और मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तभी अगर प्रॉपरली ये जो बेबी का हेड होता है, ठीक है, वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। पर जो यहाँ पे जो नॉर्मल ग्रोथ होना चाहिए बेबी की वो नहीं हो पाएगी। अगर नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, अपन को माल नरिश्ड चाइल्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि बेबी का हेड तो नॉर्मल है पर वो जो रिलेटिवली बॉडी ये क्या कर रहेगा, लार्जर रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से रहेगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। ड्राई स्किन विद लेस सबक्यूटेनियस टिश्यू, जैसा कि अपन ने देखा है कि इसमें क्या होता है कि जो सबक्यूटेनियस टिश्यू फैट जो रहती है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू को बनाने में हेल्प करता है। लेकिन अगर इसमें ब्लड प्रॉपरली मिल नहीं रहा है तो जिसकी वजह से क्या होगा, फैट टिश्यू जो रहेगा वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा फेट, स्केफोइड और एब्डोमेन, इनको क्या होगा, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिलता है तो इसकी वजह से क्या होगा, ये प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। मिकोनियम स्टैंड वर्निस कैसियोसा और थिन अम्बिलिकल कॉर्ड। अब इसमें मिकोनियम स्टैंड वर्निक्स कैसियोसा, इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा जो रहती है वो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं दे पाती, ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं दे पाती है किसको, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेगस जो नर्व रहती है वो स्टिमुलेट हो जाती है। अगर वेगस नर्व जो रहती है अगर स्टिमुलेट हुई तो उसकी वजह से क्या होता है, वेगल नर्व अगर स्टिमुलेट हुई तो क्या करते हैं, जीआईटी मोटिलिटी को इम्प्रूव कर देते, जीआईटी मोटिलिटी को बढ़ा देंगे। अगर जीआई मोटिलिटी बढ़ गई तो जो मेकोनियम होता है, मेकोनियम जो होता है नॉर्मल क्या होता है, फर्स्ट पासिंग स्टूल होता है। तो बेबी क्या करेगा, स्टूल पास आउट कर देगा वुम्ब में ही, ठीक है, आफ्टर बर्थ। बट मतलब क्या होता है कि जो आफ्टर 24 to 72 आवर्स के अंदर क्या होता है, म्यूकोनियम पास आउट कर देना चाहिए बेबी को, लेकिन वो क्या नहीं कर पाता है तो उसकी वजह मतलब अगर नहीं करता है तो वो दूसरी एबनॉर्मलिटीज़ होती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि बेबी अगर वुम्ब में ही है और उसने स्टूल को पास आउट कर दिया तो वो क्या करेगा, बेबी को कवर कर लेगा, ठीक है। अब बेबी की जो वर्निक्स कैसी जो होती है वो क्या होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि वाइटिश कलर की होती है, ठीक है, जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग की तरह हेल्प करती है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो जाता है, जो मिकोनियम होता है वो क्या हो जाता है, उसको भी कवर कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वर्निक्स मिकोनियम स्टेंट सिंड्रोम बोलेंगे, ठीक है। अब जो पिन्ना रहेगा, पिन्ना के अंदर क्या होगा, कार्टिलेजिनस रीजेस जो रहेगी वो क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। इसके अलावा प्लांटर क्रिएजेस, प्लांटर क्या होते हैं,
एक तो होता है पामर क्रिएस और होता है प्लांटर क्रिएस। ठीक है, तो प्लांटर क्रिएस का मतलब जो होता है कि जो सोल होता है बेबी का वो क्या रहेगा, उस पर क्रिएजेस प्रेजेंट होगी। बेबी जो रहेगा वो अलर्ट रहेगा, एक्टिव नॉर्मल क्राई रहेगा और रिफ्लेक्सेस आर नॉर्मल रिफ्लेक्सेस रहेंगे। ठीक है, इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, तो डायग्नोसिस करने के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में अपन क्या देखते हैं, लुक फॉर बाईपेराइटल डायमीटर। बाईपेराइटल डायमीटर का क्या होता है कि अपन जो बाईपेराइटल डायमीटर, इसमें क्या करते हैं, बॉडी का जो नॉर्मल जो फंक्शन, जैसे कि अपन इसमें सोनोग्राफी लेते हैं जिसके अंदर क्या करते हैं, बेबी का जो हेड होता है, हेड को और पूरी बॉडी को स्कैन करते हैं। ठीक है, जिससे अपन को पता चल जाता है कि बेबी का वेट क्या है, सिमेट्री क्या है, सारी चीज़ें पता चल जाती है। ठीक है, हेड सर्कमफेरेंस और एब्डोमेन सर्कमफेरेंस, इसको क्या करते हैं अपन, इन दोनों को, इनके रेशियो को मेंटेन करेंगे। ठीक है, कि नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस कितनी होती है, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस कितनी होती है, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम देखेंगे। अब नॉर्मल क्या होता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, बेबी मदर जो रहती है, मदर की प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा से ये डिफ्यूज़न होता है। ठीक है, मतलब फॉर्मेशन कैसे होता है, तो डिफ्यूज़न के थ्रू ये क्या करता है, बनता है एमनियोटिक फ्लूइड। लेकिन जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, इसमें इसलिए बनता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्योंकि बेबी का जो रीनल सिस्टम होता है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ से रिलीज होता है। लेकिन जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, बेबी का रीनल सिस्टम क्या हो जाता है, नॉर्मल फंक्शन करने लग जाता है। तो उसमें क्या होता है, अगर रीनल फंक्शन नॉर्मल डेवलप हो गया तो उसमें क्या होगा, रीनल डेवलपमेंट हो गया। वो किसकी बात करें अपन, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो अगर ये बेबी का ये मतलब ये रीनल डेवलपमेंट प्रॉपर्ली हो गया तो इसमें क्या होता है कि बेबी जो रहता है वो यूरिन पास आउट करता है। तो ये यूरिन ही जो रहता है वो आगे जाके क्या बनाता है, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, ये बनता ऐसे है, लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है फिर उसको बेबी जो रहता है क्या करता है, स्वेलो करता है एंड देन ये क्या हो जाता है, गट के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा, गट के थ्रू एब्जॉर्ब फ्रॉम गट। अब गट के थ्रू एब्जॉर्ब हो गया, अब मतलब ब्लड में चला गया, तो अब ये जो ब्लड के थ्रू क्या कहाँ चला जाएगा, मदर में, देन मदर के थ्रू, मदर जो रहती है इसकी यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेशन और रिमूवल है। तो इसमें क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है, अब इसमें क्या होता है कि जो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इसमें क्या होता है कि बेबी के ब्लड प्रॉपरली मिल नहीं पाएगा, ब्लड प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब इसकी वजह से अगर ब्लड प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो अगर बेबी को ये नहीं मिल पाया तो बेबी का यूरिन जो रहता है, बेबी का यूरिन भी कम हो जाएगा। अगर कम हुआ तो एमनियोटिक फ्लूइड भी कम हो जाएगा। अगर ये क्या होता है, इतना कम होता है कि लेस देन 250 ml होता है। ठीक है, कितना होता है, लेस देन 250 ml। ठीक है, तो ये इतना, इसके क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन इसको क्या बोलेंगे, ओलिगो हाइड्रो एमनियोसिस। ठीक है, तो इसमें क्या एमनियोटिक फ्लूइड की कंडीशन में अपन को क्या देखने को मिलेगा, ओलिगो हाइड्रो एमनियोसिस। ठीक है, ऐसे बेबी को क्या क्या कंडीशन हो या फिर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इमीडिएट की बात करें तो पेरीनेटल एस्फाइक्सिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अर्जेंट डिलीवरी की रिक्वायरमेंट होती है। हाइपोथर्मिया हो सकता है, हाइपोथर्मिया की वजह से, हाइपोथर्मिया क्योंकि इसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू जो रहते हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं होते, तो उस कंडीशन में देखने को मिलता है। म्यूकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि जैसा कि अपन ने पिछली बार में डिस्कस किया कि म्यूकोनियम कैसे रिलीज होता है, तो इसमें क्या हो जाता है, म्यूकोनियम को एस्पिरेट कर जाता है चाइल्ड। ठीक है, लंग्स के अंदर चला जाएगा, तो उस कंडीशन में इमीडिएट डिलीवरी की रिक्वायरमेंट होती है। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों मिल रहा है, क्योंकि अगर मदर स्टारवेशन की कंडीशन में माल नरिश्ड है तो प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर ग्लूकोज और अमीनो एसिड या प्रोटीन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, या फिर इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से। पल्मोनरी हिमोरेज देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, नेक्रोटाइजिंग इफेक्ट शो देखने को मिलेगा। पॉलीसाइथीमिया हो सकता है चाइल्ड को। अब पॉलीसाइथीमिया कैसे होगा, क्योंकि अगर बेबी की जो सेल्स होती है उसको प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पा रहा, तो इसकी वजह से ब्लड नहीं मिलने की वजह से कंपनसेट करेगी उसकी बॉडी, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, पॉलीसाइथीमिया। हाइपरबिलीरुबिनीमिया, अब इसमें क्या होगा कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हाइपरबिलीरुबिनीमिया देखने को मिलेगा। हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम भी देखने को मिलेगा। क्या होगा, पॉलीसाइथीमिया जो रहता है इसमें क्या होता है, इसमें जो हिमेटोक्रिट होता है वो क्या होता है, मोर देन
65% होता है, ठीक है। नॉर्मल कितना होता है 35% प्लस माइनस 2 होता है, ठीक है, या फिर 3 हो जाता है। मतलब इसमें क्या 35 टू 37 या इतना भी प्लस माइनस भी हो सकता है, लेकिन इसमें ऐसे बेबी में क्या होगा पॉलीसाइथीमिया 65% देखने को मिलेगा। लेट प्रॉब्लम में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जो इन्फेंट का वेट होता है, इन्फेंट आर स्मॉलर एंड अंडर वेटेड, इसका ये जो रहते हैं इन्फेंट छोटे होते हैं, ठीक है, और उनका वेट भी बहुत कम होता है। एसिमेट्रिकल IUGR ग्रो फास्टर इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। अब असिमेट्रिकल जैसा कि अपन ने देखा था, इसमें सेल जो नंबर होता है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, उनमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तब सेल नंबर जो रहते हैं वो धीरे धीरे डिवाइड करेंगे, वो फर्स्ट ईयर ऑफ एज में क्या रहेंगे, वो फास्टर ग्रोथ शो करेंगे, ठीक है। देन डिलेड हेड ग्रोथ, हेड की ग्रोथ जो रहेगी वो डिलेड रहेगी, ठीक है। हायर इंसिडेंस ऑफ मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन, क्योंकि ब्रेन जो रहता है वो उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और वाइटल ऑर्गन को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पहुंचाने में हेल्प कराता है, लेकिन ज़्यादा फंक्शनिंग की वजह से वो डिसफंक्शन हो सकता है। कुछ पार्ट्स मतलब मिनिमल पार्ट्स की बात की गई। सबस्टल न्यूरोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। कुछ न्यूरोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रॉब्लम भी ऐसे चाइल्ड में देखने को मिल सकती है। प्रोन टू डेवलप डिसेबल एंड कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम में इन अडल्टहुड, इसमें क्या हो, जैसे कि अपन ने पिछले बार में डिस्कस किया है कि प्रॉपर अमाउंट में जो वाइटल ऑर्गन रहेगा उनको ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो की वजह से ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, तो उनका जो डेवलपमेंट होता है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डिसेबिलिटी देखने को मिल सकती है। हाउ टू मैनेज दिस कंडीशन, तो इसका मैनेजमेंट क्या होता है, अर्ली डिलीवरी इफ अरेस्ट ऑफ फिटल ग्रोथ एंड पल्मोनरी मैच्योरिटी इज इंश्योर्ड। इसमें क्या करते हैं अपन, अर्ली डिलीवरी, रिससिटेटिव ट्रॉली को भी रेडी रख के रखना है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा सारे जो भी इमरजेंसी कंडीशन में रिक्वायरमेंट जो भी आर्टिकल्स होते हैं वो सारे उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो वाले भी अपन को तैयार रखना है। साथ में सक्शनिंग मटेरियल भी तैयार करके रखना है, ठीक है, जिसमें सक्शनिंग मशीन होती है, ट्यूबिंग्स होते हैं, और जो भी सक्शन करने के लिए जो प्रेशर सेट करना होता है उन चीज़ों को सेट करके रखना है। और ग्लोटाइटिस क्या होता है, अगर म्यूकोनियम स्टेंड अपन को दिख रहा है, ठीक है, एस्पिरेशन का साइन हो सकता है, तो उसके लिए सक्शनिंग भी रिक्वायर हो सकती है, ठीक है। स्क्रीन फॉर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़, अगर चाइल्ड को ये भी इसके लिए भी स्क्रीन करना है कि चाइल्ड को कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स के थ्रू ये अपन आइडेंटिफाई करेंगे। प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया एंड फ्रिक्वेंट स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड शुगर फॉर फर्स्ट डे के अपन क्या करेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। फ्रिक्वेंट स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड शुगर फॉर फर्स्ट डे अपन ने देखा था कि इसमें क्या हो सकता है, कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया को चेक करते रहना है, क्योंकि हाइपो रिफर्स टू जो मतलब जो ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाना है, उस कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली अगर शुगर जो रहती है वो अपनी बॉडी के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर चाइल्ड की बॉडी में अगर कम हो गई है शुगर, ठीक है, जो रिक्वायरेबल अमाउंट में होनी चाहिए उससे कम हो गई, तो उसको भी अपन को डिटेक्ट करते रहना है, ठीक है। देन शुगर फर्टिलाइजर्स फार्मूला फिट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 to 4 days फॉर बेबीज वेगिंग का मतलब होता है कि वजन बढ़ने के लिए, तो जो शुगर फोर्टिफाइड फार्मूला मिल्क प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शुगर हो, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करना है अपन को। पार्शियल एक्सचेंज विद प्लाज्मा एंड फिजियोलॉजिकल सेलाइन टू ट्रीट पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया जिसके अंदर क्या होता है कि आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो आरबीसी का लेवल होता है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो रहता है वो विस्कस हो जाता है, विस्कोसिटी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है प्रॉपरली ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं कर पाता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे अपन, प्लाज्मा और सेलाइन को इंड्यूस करेंगे, ठीक है। पार्शियल एक्सचेंज विथ प्लाज्मा एंड फिजियोलॉजिकल सेलाइन टू ट्रीट पॉलीसाइथीमिया। सो गाइस हमने आज के वीडियो में IUGR पढ़ा, IUGR नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे प्री टर्म बेबीज़, ठीक है, या प्री मैच्योरिटी। आज के वीडियो में अपन ने लो बर्थ वेट बेबी देखा, ठीक है, जिसके 2 पार्ट थे, 2 पार्ट में अपन ने आज के वीडियो में देखा IUGR जैसे कि इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, एंड देन सेकंड कौन सा होता है, प्री मैच्योरिटी, जिसको अपन कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कुछ भी पूछना है या कुछ डाउट है टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करें प्लीज़।